कि आपको अपनी रणनीति बदलनी होती है। ये कोई फिक्स स्केल नहीं है कि आप 1947 में जैसे थे आप 2020 में भी वैसे ही रहे। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, भारत के लोगों को, सनातन संस्कृति के लोगों को, इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को शांति चाहिए। शांति का कितना भी आप जाप कर लें, वो जाप आपके मन में शांति तो ला सकता है, लेकिन अगर राष्ट्र में शांति चाहिए तो शक्ति का प्रदर्शन करते रहिए। आप शांति चाहते हैं, यह जरूरी नहीं कि आपका देश और आपका राष्ट्र शांति चाहता हो तो आपका पड़ोसी भी शांति चाहता है। अगर उस पड़ोसी को शक्ति का प्रदर्शन दिखाते रहेंगे तो वो राष्ट्र कभी आपकी शांति को भंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी बंदूक लेकर के बॉर्डर पर लड़ने जाए, और हर आदमी देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब तक नहीं बनेगा वो राष्ट्र के लिए कोई काम नहीं कर सकता। जिनके पास कोई पद नहीं है और जिन्हें पद की कोई लालसा नहीं है, वो ही ज्यादा बड़ा काम कर सकते हैं। आज के दौर में कम्युनिकेशन का दौर है, संचार क्रांति है। हम लोगों से पूछिए कि हम लोग जब आपकी उम्र में थे तो हमारे मन में हजारों सवाल उठते थे। न तो अखबार हमारी बात लिखता था, न रेडियो हमारी बात कहता था, और टेलीविजन था नहीं। तो एक तरफा ज्ञान की धारा बह रही थी। आज आपके हाथ में एक ऐसा हथियार है। आप क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या हैं, आप किसी बात का जवाब देना चाहते हैं, कोई काउंटर नैरेटिव पैदा करना चाहते हैं, किसी झूठ को एक्सपोज करना चाहते हैं। जो लोग आपको डराते रहे हैं कई सौ सालों से, आप उनको जवाब देना चाहते हैं। आपके हाथ में एक छोटा सा माध्यम है, उस पर अपने विचार लिख सकते हैं। दुनिया अगर उन विचारों को मानेगी तो आपके साथ खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं ये मानता हूं कि अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए। और अगर आपको लगता है कि इन तीनों में से मैं कोई काम नहीं कर सकता, तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। अपनी भूमिका तय कीजिए, अपने साधन आपके पास क्या है, आपकी स्थिति क्या है। आप किसी भी स्थिति में रह करके राष्ट्र को बचाने का काम कर सकते हैं। ये देश टेक्निकल तौर पे 15 अगस्त 1947 को ऐसा कहा जाता है कि आजाद हुआ है। ऐसा कहा जाता है, भारत के किसी डॉक्यूमेंट में, किसी आर्काइव में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। आप लोगों को और हमारी जनरेशन को न सच बताया गया, बल्कि झूठ के नए नए तर्क गढ़े गए। आने वाली जनरेशन इन 70 सालों में, इस तथाकथित आजादी मिलने के बाद आज उस मोड़ पे खड़ी हुई है कि 2020 के भारत को इस देश की आंतरिक ताकतें चुनौती दे रही हैं। दोबारा से वही आवाजें जोर जोर से सुनाई दे रही हैं। वो दिल्ली हो, कलकत्ता हो, हैदराबाद हो, आसाम हो, बेंगलोर हो, सब जगह वो आवाजें उतनी ताकत से नजर आ रही हैं जो 1947 में थी। इसलिए मेरी आप सब लोगों से विनती है, वैसे मुझे कोई नई बात इसलिए नहीं कहनी कि आप ऐसी जगह के छात्र हैं जहां गुरु भक्ति के साथ साथ राष्ट्र भक्ति का भी पूरा पारा हाई है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो गेरुए वस्त्र पहनते हैं उनकी मर्यादाएं होती हैं, उनकी शब्दों की मर्यादा होती है। इसीलिए जो लोग सत्ता पे बैठते हैं, वो संविधान की शपथ लेते हैं, उनकी मर्यादा होती है। फौज के सिपाही की भी एक मर्यादा होती है, पुलिस की भी एक मर्यादा होती है। अगर किसी की मर्यादा इस समाज में है
उनको किसी मर्यादा की चिंता नहीं करना। अगर वो राष्ट्र की चिंता करते हैं तो उसमें मैं और आप खड़े होते हैं। हमें किसी मर्यादा का पालन नहीं करना। मर्यादाओं में बस बह करके सत्ताएं चलती हैं, लेकिन सत्ताएं देश चलाती हैं, समाज राष्ट्र का निर्माण करता है और वही राष्ट्र चलाता है। सत्ताओं का बदलना न बदलना यह आपके हाथ का खेल है। आपने 70 साल के अंदर 2%, 4%, 8%, 12% लोगों की सरकारें देखी। आपने कभी सनातन और हिंदू होकर के दिल्ली के अंदर सत्ता नहीं बैठाई। आप ठाकुर थे, आप ब्राह्मण थे, आप दलित थे, आप ये थे, वो थे, ये भाषा, वो भाषा, प्रांतों में बटे हुए थे आप। ऐसे हालात कर दिए इस दुनिया में लोगों ने आपके प्रति कि जो बौने थे, जो लुटेरे थे, जो डाकू थे, जो बलात्कारी थे, उन्होंने आप पे राज किया और आप अपने उस आदर्श से बाहर नहीं निकले। पहली बार भारत की राजनीति में आपने सनातनी होकर वोट दिया 2014 में। आपने किसी को गाली नहीं दी, आपने AK-56 नहीं उठाई, आपने AK-47 नहीं उठाई, आपने रेल में आग नहीं लगाई, आपने बसों में आग नहीं लगाई। आपने 5000 साल पुरानी लिखित सभ्यता जो है सनातन की, सिर्फ पहली बार उस पर 1% यकीन किया। जिस दिन आपने उस पर यकीन किया, देश की सत्ता में बैठने वाले लोग जो इस देश के बहुसंख्यक समाज को इग्नोर करके 16%, 15%, 5% समाज के लिए देश चला रहे थे, जिन्होंने इस देश के संविधान को उनके सामने झुका दिया, इस देश की संसद को झुका दिया, इस देश के संविधान को झुका दिया। एक बार आपने सिर्फ अभी सोचने का पहली सीढ़ी पे खड़े हुए हैं और आपने वो निश्चय किया और आपने कहा ये देश पहले हमारा है, उसके बाद किसी और का है। और इस सोच के बाद जब आपने 2014 में वोट दिया, देश में लोगों ने आपको सीरियस नहीं लिया। लोगों ने सोचा कुछ गुस्से में आपने वोट दे दिया है। उनको यकीन ही नहीं था कि 1000 साल से गुलाम रहने वाला समाज कभी इस तरह भी सोच सकता है। इसलिए 2014 से 2019 तक लोगों ने पूरी ताकत लगाई, पूरी दुनिया में बदनाम किया भारत को। एक घटना कहीं अगर किसी ने किसी आदमी को मार दिया है तो पूरे देश में अखबारों में हेडिंग बन गई, लिंचिस्तान है भारत। एक बलात्कार हो गया 130 करोड़ की आबादी में तो लोगों ने कहा कि भारत तो रेप कैपिटल है। लेकिन आप उस दौर के युवा हैं, आप उस दौर में आए हैं जब संचार क्रांति और आपके हाथ में दुनिया में क्या हो रहा है सब पता है। हमारे दौर में तो पता ही नहीं था। इसलिए हम एहसास से कमतरी, उस कुंठा, उस इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से पहली बार हमने बाहर निकलने की कोशिश की। और जब आप बाहर निकले तो आप इस बात का तुलनात्मक अध्ययन करें कि हमें तो आजादी तथाकथित झूठी मक्कारी की जो आजादी मिली है, जिस फ्रॉड के तहत मिली है, जिस फ्रॉड के तहत हमने इस देश की हर संगठन और हर संस्था को बर्बाद किया है, उस 70 साल में हमें पहली बार एहसास हो रहा है कि हम तो 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, इसमें गरीबी है, भुखमरी है, बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी मात्र 70 साल हुए हैं हमको, लेकिन जिनको 300 साल हो गए, जो दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं, जो दुनिया के अंदर अपना लोहा बनवा रहे हैं, कभी उन देशों की स्थिति पे भी जरा निगाह डालिए। यूनाइटेड नेशन अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश है। आपको पता है उसकी आबादी कितनी है? मात्र 35 करोड़। 300 साल से ऊपर उसको आजाद हुए हो गए। पूरी दुनिया को सभ्यता दे रहा है, पूरी दुनिया को लोकतंत्र का ज्ञान बघार रहे हैं। आधुनिक लोग हैं, महिला स्वतंत्रता के नए नए मापदंड उन्होंने छुए हैं। अपने गूगल पे सर्च कीजिएगा, यूएस की रिपोर्ट पढ़िएगा। हम भूखे लोग हैं, कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं,
130 करोड़ की लीगल आबादी इस देश में रहती है। 11.5 करोड़ इस देश में घुसपैठिए रहते हैं। यह मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहता है। जिस देश में 11.5 करोड़ लोग इस देश को तोड़ने, बर्बाद करने के लिए आए हो, इस समाज में उन्होंने अपनी पैठ बना ली हो, उसके बाद अगर कोई घटना घट जाती है तो बड़ी बदनामी लगती है। उनका अपना डाटा देखें, यूएसए का और भारत का, उनकी आबादी देखें और अपनी आबादी देखें। आज भी यूएस में सबसे ज्यादा रेप होते हैं। हमारे यहां 1-2 रेप होता है तो क्योंकि हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं, हमारे यहां का मीडिया लिखना शुरू कर देता है। हम सब लोग कुंठाग्रस्त हो जाते हैं और अपोलोजिस्टिक हो जाते हैं। समाज में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो आपको ज्ञान दे रहे हैं बहुत सुपीरियर हैं। एक ग्रेट ब्रिटेन था जिसके बारे में कहा जाता था कि पूरी दुनिया में उसका सूरज नहीं डूबता है। यानी दुनिया में हर जगह जहां उसकी हुकूमत थी, अगर कहीं सूरज डूब भी जाता था तो सूरज वहां निकल रहा होता था जहां इंग्लैंड की दूसरी हुकूमत होती थी। वो आए, उन्होंने क्या किया मैं इस पे जाना नहीं चाहता। क्या पता है आपको पूरे ग्रेट ब्रिटेन की पॉपुलेशन कितनी है? पूरे ग्रेट ब्रिटेन की पॉपुलेशन 6 करोड़ 75 लाख है। और उनकी जो संसद है, जो उनकी पार्लियामेंट है, जिसका मॉडल भारत में है, जिसे आप लोकसभा कहते हैं, उसे वहां हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। 6 करोड़ 75 लाख की आबादी वाले देश में हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लोकसभा के सदस्यों की गिनती इंग्लैंड में 650 है। दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपके संविधान में झूठ और फरेब क्या हुआ है। संविधान बना, हमारे नेताओं के बौने पन्ने, राजनीति, और बताया गया कि आजादी के लिए हिंदू मुसलमान सब मिलकर लड़ रहे थे। अगर हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़ रहे थे तो यह कैसे मुमकिन है कि आजादी मिलते ही कुछ लोगों ने कहा हमें मजहब के नाम से एक अलग मुल्क चाहिए? यकायक नहीं हो सकता। ये इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन हमारे बौने नेताओं को ऐसा लगता था सब ठीक हो जाएगा, सब हम देख लेंगे। 1946 में इस देश में एक चुनाव कराया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम की पार्टी ने कहा कि पाकिस्तान बनाने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान वोट दें। 475 सीटों में से 425 सीटों के ऊपर मुस्लिम लीग जीती। ऑलमोस्ट 98% मुसलमानों ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया, लेकिन इस देश से कोई गया नहीं, 2% भी लोग नहीं गए। और जी कर रहा है एक शख्स, उसका नाम मैंने सुना है इमाम है, कोई शर्जील इमाम करके कोई नया पैदा हुआ है। वो कहता है कि नॉर्थ ईस्ट और आसाम को हम अलग कर देंगे। एक चिकन नेक कहलाता है, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, वहां पतली सा गलियारा है, उसको हमारी टेक्निकल भाषा में चिकन नेक कहते हैं। 5 लाख मुसलमानों ने उसका घेराव किया। तो जेएनयू, जहां इतने गरीब लोग रहते हैं कि 10 रुपए कमरे का किराया देते हैं, जिसमें बिजली फ्री होती है, वो बेचारे देने में असमर्थ हैं, इतने गरीब लोग हैं। 42 साल तक उनकी पीएचडी खत्म नहीं होती, ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि भाई ये 10 रुपए आप कमरे की फीस देते हैं, 24 घंटे बिजली फ्री होती है, 50 रुपए का खाना महीने में खाते हैं, और वो खाना भी 5 स्टार वाला होता है, 24 घंटे बिजली चलती है, एसी चलता है। लेकिन उसी यूनिवर्सिटी से नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसी यूनिवर्सिटी से शर्जिल इमाम नाम का एक शख्स जो हिस्ट्री में पीएचडी कर रहा है, वो आइकॉन बना हुआ है कुछ लोगों का आजकल। ये बात अलग है कि कुछ लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि 1947 है और दिल्ली में गांधी जी के चेले बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को गलत है।
उनको नहीं आ रहा कि गांधी जी के चेले तो अभी भी बैठे हुए हैं, वो भी गुजरात के थे और ये भी दोनों गुजरात के हैं। तब में और अब में सिर्फ इतना ही फर्क है, सिर्फ इतना ही फर्क है। तब गुजरातियों ने जिस आदमी को 1947 में भेजा था, वो आदमी कहता था कोई तुम्हारे मुंह पे एक चांटा मारे तो उसका वो जीतने के लिए, उसका मन जीतने के लिए अपना दूसरा गाल आगे करता। आप में जो बदलाव हुआ है, जो भारत के समाज में सनातनियों में बदलाव हुआ है, आपने 2 गुजरातियों को भेजा है। वो कहते हैं मैं एक ही बार में दोनों गातों में एक साथ मारूंगा। और वो कहता है पब्लिकली, अगर भारत का प्रधानमंत्री और भारत का गृह मंत्री सार्वजनिक मंचों से वो भाषा बोल रहा है जो देश का हर सनातनी चाहता है, उसने कहीं अपोलोजिस्टिक नहीं है, उसको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि देश क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। उसको चिंता है कि उसके जाने के बाद यह राष्ट्र उसे कैसे याद करेगा। क्योंकि हमारे समाज में एक बड़ी बीमारी है, हम हर काम करने से पहले कहते हैं लोग क्या कहेंगे। हम तिलक लगाएं कि नहीं लगाएं, हम पजामा पहने कि नहीं पहने, हमारी चोटी रखें कि नहीं, हम अपनी पहचान पे शर्मिंदा हैं। हम हर वो काम करना चाहते हैं जो दूसरे को अच्छा लगे। इन दोनों को अपनी पहचान पे कोई शर्म नहीं है। जिनको बदलना है वो इनकी पहचान के साथ रहें, अगर नहीं बदलना है वो कहीं भी जाने के लिए आजाद है। लिहाजा जिस भाषा का, शब्दों का चुनाव पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हो रहा है, उसका एक नमूना आपको बताता हूं। इसलिए मैंने कहा सनातन के लोगों को AK-56 उठाने की जरूरत नहीं है। AK-56 उठाने के लिए भारत की सेना है, उसका मॉरल बढ़ाइए। छोटे छोटे काम आपको करने हैं जिसमें आपसे कुछ और मैं नहीं चाहता। आपके गृह मंत्री ने कई भाषण दिए, कहा कि चुन चुन के इस देश में से जो घुसपैठिए उनको निकालूंगा। उसकी भाषा, उसकी बॉडी लैंग्वेज ने देश के गद्दारों में इतना डर भरा, इतना ही कहा है चुन चुन के निकालूंगा। अभी निकालना शुरू नहीं किया। और भारत का टेलीविजन मीडिया को, जिसे मैं कहता हूं कि वो मूर्खों की दुनिया है, ये बात अलग है, उन मूर्खों के बीच में से मैं भी आया हूं। उन्होंने टेलीविजन पे दिखाया सबको, इस सरकार ने ये कंसंट्रेशन कैंप बनाए, इसमें बंद करने वाला है मोदी तुमको। चिल्ला चिल्ला के मीडिया ने दिखा दिया। किसी ने देखा हो या नहीं देखा हो, बांग्लादेशियों ने न्यूज देख ली। हमारे मित्र जो वहां ऐसे पदों पे हैं जिनका नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते, वो कहते हैं कि पुष्पिन क्या गृह मंत्री ने बताया चुन चुन के निकालूंगा। निकाला नहीं है, 300 के जत्थों में भारत के बॉर्डर पे BSF के हाथ जोड़ करके हमें जाने दो, ये बंद कर देगा। इसमें लगातार हर 15 दिन में एक जत्था पहुंच रहा है। सत्ताएं ऐसे ही चलती हैं। हम आदर्शवादी समाज हैं, इसलिए हमेशा आदर्श की बड़ी चिंता करते हैं। जब समाज आदर्श में ना हो, जब समाज भीड़ तंत्र में तब्दील हो गया हो, जब समाज भीड़ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय को संसद में दबाव बना करके बदलवा ले, जब भीड़ इस देश की प्रभुसत्ता की रक्षा करने वाले सैनिक को गोली से मार दे, जब इस देश की पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर बनाने में जब वो दंगाई उसको मार मार के दौड़ाए और पुलिस भाग रही हो और पीछे उसके दंगाई भाग रहे हो, जब इस देश का राजनेता इतना बौना हो गया हो, सत्ता के लालच में इस हद तक चला गया हो कि उसने राष्ट्र गिरवी रख दिया हो, उसने ऐसे कानून बनाए, उसने ऐसे नियम बनाए, एक तरफा कुछ लोगों को इतना पैम्पर किया कि उनको लगने लगा कि देश हम ही चलाएंगे। एक पैरेलल, एक आदर्श
एक इनविजिबल सत्ता इस देश में क्रिएट हो गई 70 सालों में। लिहाजा जब भी आप कश्मीर की बात करेंगे तो आप वोट नहीं मिलेगा। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। आप निकाह हलाला की बात करेंगे, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। उनकी नाराजगी का आलम यह हुआ कि 70 साल में उनको आदत पड़ गई, वो हर बात पे नाराज होते हैं। अब एक ऐसा आदमी, क्या फर्क पड़ता है इस देश में बड़े धरने प्रदर्शन देखे, लेकिन होगा वही जो भारत की संसद के अंदर सर्वसम्मति से बिल पास हुआ है, जो कानून बना है। जो उसको नहीं मानेगा वो जा सकता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत सारी किताबें हैं जो ना आरएसएस ने लिखी हैं, ना विश्व हिंदू परिषद ने लिखी हैं, ना बजरंग दल ने लिखी हैं। उन्हीं के बीच के लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी किताबें भी लिखी हैं। उसमें जितना हमारे मतलब का है उतना पढ़ लीजिए, बाकी किताब छोड़ दीजिए और अपनी तर्क शक्ति को मजबूत करिए। चौराहों पे, गलियों पे ये फ्रॉड जहां मिले, आपसे बड़े बड़े तर्क देने लगे, उनको आईना दिखा दीजिएगा। और वो जब भी होगा जब आप उन चीजों को पढ़ेंगे, उस किताब का नाम हो, पेज नंबर हो, कब लिखी, किसने लिखी, और आप बताएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि भागने लगेंगे। अभी तो सिर्फ आपने 2 बार एक सनातनी और हिंदू होके वोट दिया है, सब डरे हुए हैं अंदर से। 2014 से 2019 तक उनके पास बड़ी मुश्किल से जितने अवार्ड जीते थे सब बेचारों ने वापस कर दिए। उन्हें लगता था कि अवार्ड के दबाव में, दुनिया में बदनाम करने के बाद, इसको गाली देने के बाद शायद ये बेचारा डर के मारे भाग जाएगा। लेकिन आप भी बड़े खतरनाक लोग हैं। आपको जल्दी समझ में आया, उन्होंने कहा पहले 1 भेजा था, इस बार 2 भेज देते हैं। ये जो चेतना है, ये जो बदलाव है आपके अंदर, ये जो भूख पूरी दुनिया को नजर आती है कि भारत में हर आदमी राष्ट्र को बचाने के लिए पहले है, उसके निजी स्वार्थ क्या है नहीं है वो उसने पीछे छोड़े हैं। आपने 1000 साल में पहली बार ऐसा प्रदर्शन किया है, पूरी दुनिया आपका लोहा मान रही है। पहले प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए टाइम मांगते थे टेलीफोन पे, लाइन बिजी है। अब रात में टेलीफोन करके कहते हैं कश्मीर इज ए इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, मोदी साहब आप बेफिक्र रहें। ये जो ताकत है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या कोई और हो, आपने इतनी ताकत दी और उस ताकत के साथ आप लगातार खड़े हुए हैं। तो पूरी दुनिया में जब भी वो किसी से मिलता है तो लोग समझते हैं कि ये प्रधानमंत्री 400 बीसी करके बन के नहीं आया है। एक प्रधानमंत्री बने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा उन्होंने। पंजाब में पैदा हुए, आसाम से राज्यसभा में जीत के आए। उनका ना कोई आगा था ना कोई पीछा था। क्या त्रासदी है इस देश के सरदार को, जो सरदार जिसने सनातन को बचाने के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया हो। उस पंथ के एक आदमी ने एक विदेशी महिला के सामने पूरी प्रभुसत्ता गिरवी रख दी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में वो शख्स कहता है कि भारत के संसाधनों पे अगर पहला किसी का अधिकार है वो मुसलमानों का है। उसने संसाधनों पे अधिकारों के लिए मुसलमानों का नाम लिया। आपके अपने गुस्से ने उसे ऐसा कर दिया कि अब उसका भी अधिकार छिन गया। अभी देश की सत्ता बदली है, व्यवस्था बदलनी है। इस व्यवस्था में बड़े सारे डाकू बैठे हुए हैं जो सरकारों को ब्लैकमेल करते हैं, सरकारों को फंसाते हैं। पहले 5 साल में कई लोगों ने कोशिश की, उसने उन्हें बीआरएस दे दिया है। कई बड़े लोग लाइन में हैं अभी, जिन्हें आदत पड़ी थी 70 साल की कि सरकार समझते थे कि हम सरकार चलाएंगे। बड़ी तेजी से कुछ लोग चले गए हैं, कुछ ने बाहर बचने की सोच ली है। लेकिन आपका जागरूक रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कुछ नरेटिव से बाहर निकलिए
और जो नैरेटिव सही है उसे पूरी ताकत से कहिए। दुनिया नाराज कल होती हो, अभी हो जाए। सारे धर्म बराबर हैं। हमारे स्वामियों ने भी, उनको कुछ पता होता नहीं। जो जीवन से हार जाते हैं, थक जाते हैं, वो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चोला पहन लेते हैं। और ऐसे भी स्वामी हैं इस देश में लाखों करोड़ों की तादाद में, जो आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर से बड़े से बड़ी डिग्री लेने के बाद, बड़े से बड़े पदों पे जाने के बाद इस्तीफा देते हैं और वो स्वामी बन जाते हैं। और जब ऐसे लोग स्वामी बनते हैं तो उनके आश्रम में आप जैसे लोगों को संबोधित करने के लिए मुझे बुलाया जाए। स्पिरिचुअल ताकत जो भक्ति है उसकी अपनी एक शक्ति है। इसलिए मैंने कहा, जिस दिन इस देश में ऐसे गुरु होंगे, ऐसे आश्रम होंगे, उस देश को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन यह भी सच है कि बड़े सारे लोग ढकोसला करते घूम रहे हैं। कोई इस पार्टी का स्वामी है, कोई उस पार्टी का संत है। हमारी चुप्पी ने, हमारे आदर्शवाद ने इसी देश में एक विदेशी महिला के इशारे पर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री को ब्लैकमेल करके हमारे एक शंकराचार्य को बलात्कार के केस में फंसाया। यह समाज चुप रहा, बोला नहीं। उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसी दिल्ली में, जो भारत की राजधानी है, बड़ा वाइब्रेंट समाज है, छोटी छोटी बात के ऊपर चिंता करता है, डिबेट करता है, देश को हिलाने की बात करता है। उसी के अंदर एक जगह है जामा मस्जिद। उसमें एक बलात्कारी, एक गुंडा, एक लुटेरा वहां का इमाम है। 65 एफआईआर है उसके ऊपर। 5 एफआईआर में उसका नॉन अवेलेबल वारंट है। उसके बावजूद भी जब भी पुलिस उसको गिरफ्तार करने जाती है, गिरफ्तार नहीं कर पाती। दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और दिल्ली पुलिस को ऑर्डर किया कि इसको 24 घंटे में पकड़ा जाए। बौनी सरकारों और विचारधारा और वोट बैंक की राजनीति इस स्तर तक आ गई कि दिल्ली पुलिस पे दबाव बना करके केंद्र सरकार ने उस वक्त हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दिलवाया कि अगर हम इसको पकड़ेंगे तो दंगा हो जाएगा। 10 साल हो गए इस घटना को। वो इतना बड़ा गुंडा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर भी जो है उसके ऊपर लागू नहीं हो रहा, क्योंकि आपके नेताओं ने इस देश की व्यवस्था में पुलिस को और आर्मी को बौना बना दिया है। अपने वोट बैंक के लिए इस देश की पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है। उस गरीब पुलिस वाले से आप चाहते हैं कि वो अपना कर्तव्य नहीं कर रहा, उसे करने नहीं दिया जा रहा। आज सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो कोयंबटूर, पटना, मथुरा, काशी से लेकर के इस देश के कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां बम धमाका नहीं हो रहा था, कहीं प्रेशर कुकर फट रहा था, कहीं ट्रांजिस्टर बम था। अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, आप किस विचारधारा के हैं, किस पार्टी के हैं, ये महत्व नहीं है। मुझे बताइएगा 2014 से लेके आज के दिन तक हिंदुस्तान के किस कोने में दोबारा बम फटा है। इसलिए कि सरकारों की मिली भगत थी। यह बात अलग है कि जो बम फोड़ने में एक्सपर्ट थे, हम ये भूल जाते हैं कि जिस चीज को हम इग्नोर कर रहे हैं उसी के कारण करोड़ों लोग ऐसे हैं ना जिनका कोई देश है, ना जिनका कोई राष्ट्र है। और आप तो दुनिया की वो कौम है कि जिसे पूरी दुनिया ने ज्ञान बांटा है। पूरी दुनिया में जितना भी ज्ञान गया सिर्फ इस भारत से गया, इस सनातन से गया। आपको किसी किस्म के कॉम्प्लेक्स में नहीं होना चाहिए। इसलिए भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी, जिसे हम मूर्खों की तरह बड़े शान से कहते थे और दुनिया हम पे हंसती थी, इसलिए कोई आपको सीरियस नहीं लेता था।
हम कहते थे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का मानना है कि हम पहले हमला किसी पे नहीं करेंगे। मूर्खों की दुनिया देखी आपने। अगर आप किसी पे हमला नहीं, उससे दूसरे की पॉलिसी तो नहीं बदल जाएगी, दूसरा आप पे हमला करेगा। और ये इतने महान थे, ये समझते थे कि हमला करने के बाद हम जीवित बचेंगे और फिर हम हमला करेंगे। अरे जीवित बचोगे तब करोगे ना। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। किसी ने खेली आप में से? भारत के राष्ट्रीय खेल का एक ही लाइन है, एक ही वाक्य है, उसमें लिखा हुआ है, दिल्ली अगर अब जाएं, ध्यानचंद भारत के हॉकी के जादूगर थे। नेशनल स्टेडियम उनकी बड़ी सी मूर्ति लगी है, अंदर जाइएगा तो उसमें एक वाक्य लिखा हुआ है। मैंने हॉकी खेली है इसलिए मुझे उसका अंदाजा है। उस वाक्य में सिर्फ इतना लिखा है, अटैक। हमारे राष्ट्रीय खेल की पॉलिसी यह है और भारत राष्ट्र की पॉलिसी है, हम हमला नहीं करेंगे। हमने हमला नहीं किया, 3 बार जंगें बर्दाश्त की, तीनों बार पलट के जवाब देने के बाद भी दुश्मन हारा। उसने सन 1971 के अंदर अपनी पॉलिसी बदली और पाकिस्तान रावलपिंडी मिलिट्री हेडक्वार्टर के अंदर एक पॉलिसी बनाई गई, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। भारत को 1000 जख्म दो जो रिश्ते रहे, और उसी के तहत टेररिज्म को आतंकवाद पॉलिसी का हिस्सा बनाया। और पिछले 40 साल में सामने कन्वेंशनल युद्ध नहीं किया, लेकिन आतंकवाद के नाम से इस देश में कभी कसब आ गया, कभी कोई आ गया, कभी अफजल गुरु आ गया, कभी याकूब मेनन आ गया। उसमें इन्वेस्टमेंट भी कम था और डैमेज ज्यादा था। यह उनको भी नहीं पता था कि सनातन के देश में एक दिन एक आदमी, इस देश के लोग किसी ऐसे को भेज देंगे बगैर कुछ करे। उसने भारत की फॉरेन पॉलिसी बदल दी। पड़ोसी को लगता था सत्ता बदली है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको नहीं पता था कि सत्ता जिस बार जो बदली है वो तुम्हें बदल देगा। वो मजाक समझ रहे थे, उन्होंने उड़ी किया, उन्होंने पुलवामा किया। उनको लगने लगा कि इनकी तो पॉलिसी यही है कि जब तक हमला नहीं होगा तब तक जवाब नहीं देंगे। इन्होंने जाकर के रावलपिंडी से 80 किलोमीटर दूर बालाकोट पे जाके बम गिरा दिया। उनको अंदाजा नहीं था, एक घटना ने भारत की पूरी फॉरेन पॉलिसी बदल दी। और फिर आप रक्षा मंत्री से लेकर के देश के बीसियों नेताओं देश में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि अगर हमें कल पता चला कि भारत के ऊपर यहां से हमला होने वाला है, हम हमला होने से पहले हमला कर देंगे। इसलिए आपके देश में फॉरेन पॉलिसी बदली, और फॉरेन पॉलिसी ऐसी बदली कि वो पड़ोसी जो है पागलों की तरह घूम रहा है, कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा है, पूरी दुनिया आपकी बात सुन रही है। इसलिए आपको और मुझे समय रहते हुए अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठना चाहिए। आप ठाकुर हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप यादव हैं, जो भी कुछ हैं आप अपनी जाति पे गर्व करिए, लेकिन अपनी जाति को घर के अंदर तक रखिए। घर से बाहर जब भी निकले सिर्फ सनातन कहलाइए, दुनिया आपसे डरेगी और दो आपका दुश्मन है वो खामोश हो जाएगा। कुछ आपको करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप आदर्शवाद को तत्काल प्राप्त कर लेंगे, सिर्फ इतना ही कहिए, मुझे लगता है कि रात के 10 बजे मुझे सुन रहे हैं आप। ये मैं आप पे जाती तो इसलिए कर रहा हूं कि जो खाने का समय है वो मैं आपको जाने क्या खिला रहा हूं, लिहाजा आपने मुझे सुना। स्वामी जी और आपके आश्रम ने मुझे इज्जत दी, मेरा सम्मान किया, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जब यहां से जाएं, जिससे भी मिलें सच बोलें, और सच किसी को बुरा लगता हो इसकी चिंता न करें, वो चला जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।